चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे सम्राट की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। मतलब एकदम क्रूर। और उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जो इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक बन गया। पर असली कहानी तो उस तबाही के बाद शुरू होती है। जो हुआ उसने न सिर्फ उस सम्राट को बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक बेरहम विजेता शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया? आज हम सम्राट अशोक की इसी अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को समझने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही एम्बिशियस सम्राट से, अशोक, मौर्य साम्राज्य का शासक। और उसका सपना बस एक था, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर उसका एक छत्र राज हो, कोई उसे चैलेंज करने वाला न हो। देखिए, अशोक ने लगभग पूरा भारत तो जीत ही लिया था, लेकिन उसके इतने बड़े एम्पायर के ठीक बीच में एक छोटा सा इंडिपेंडेंट किंगडम था, कलिंग। और अशोक की जो एम्बिशन थी ना, उसके लिए कलिंग की ये आज़ादी एक कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था। तो ये कलिंग आखिर था क्या जो अशोक के रास्ते का रोड़ा बना हुआ था? चलिए जरा समझते हैं कि ये टक्कर कितनी बड़ी होने वाली थी। हाँ, तो कलिंग कोई छोटा मोटा कमजोर राज्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच बसा ये इलाका एक तो बहुत अमीर था, आबादी भी घनी थी, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी आज़ादी पर बहुत गर्व करते थे। मौर्य शासन को वो मानते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, उस जमाने के एक चाइनीज ट्रैवलर ने भी कलिंग की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा है। उसने बताया कि यार ये जगह तो बहुत फर्टाइल है, खेतीबाड़ी एकदम तरीके से होती है, चारों तरफ फलों के पेड़ हैं, और यहाँ के हाथी तो क्या कहने, एकदम शानदार। मतलब इससे अंदाजा लगता है कि इस लड़ाई में कितना कुछ दांव पर लगा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अशोक ने कलिंग पर हमला करने का फैसला कर लिया, और बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। मतलब एक कत्लेआम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बैटलफील्ड लाशों से पट गया था। ये किसी की जीत नहीं थी, ये तो इंसानियत के खत्म होने की तस्वीर थी। इस जंग में सीधे सीधे 1 लाख लोग मारे गए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 1 लाख जाने बस एक झटके में खत्म। और तबाही यहीं नहीं रुकी। जो मारे गए वो तो गए ही, उनके अलावा 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया गया। उन्हें उनके घरों से, उनकी जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए कहीं और ले जाया गया। मतलब मरने वालों से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस तबाही का मंजर इतना खौफनाक था कि कहा जाता है कि चारों तरफ बस खून की नदियां बह रही थीं। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस वक्त की एक क्रूर हकीकत थी। लेकिन तबाही को सिर्फ नंबरों में नहीं तोला जा सकता है ना। इस युद्ध की असली कीमत तो इंसानी रिश्तों ने चुकाई थी। रिश्ते बिखर गए, परिवार टूट गए। मैदाने जंग में कौन बेटा, कौन बाप, कौन भाई, कोई फर्क नहीं रहा। घायलों की चीखें बस गूंजती रहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। तो लड़ाई खत्म हुई, कलिंग पर जीत हासिल हो गई। लेकिन इस जीत के साथ ही अशोक के अंदर एक और जंग शुरू हो गई। ये जंग थी पछतावा की। अशोक को रियलाइज हुआ कि ये जीत असल में उसकी सबसे बड़ी हार है। इतनी तबाही, इतना दर्द देखकर उसका दिल गहरे दुख, अफसोस और एक तरह की ग्लानि से भर गया। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये खुद अशोक के शब्द हैं। अपने 13वें रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख में उन्होंने लिखवाया कि कलिंग को जीतने के बाद उन्हें कितना गहरा अफसोस हुआ। लोगों की मौत, उनका उजड़ना, ये सब उनके मन पर एक बहुत भारी बोझ था, असहनीय बोझ। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। अशोक ने अपनी तलवार हमेशा हमेशा के लिए म्यान में रख दी। उसने जंग की पॉलिसी छोड़ दी और अपनाया धम्म विजय का रास्ता। मतलब अब जमीन नहीं, दिल जीतने थे, और वो भी हथियारों से नहीं बल्कि धर्म, प्यार और नैतिकता से। अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या किसी बड़े पॉजिटिव चेंज के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी का होना जरूरी है?